हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो हम लोग वर्तनी कर रहे हैं और वर्तनी में हमारी 2 क्लास हो चुकी। ठीक, तो जो इससे पिछला वीडियो था मैं आपको उसमें जो दंतस्य श आता है उसके बारे में बता रही थी। ठीक है, कि कहाँ इसमें ई जुड़ता है। ई वाला पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुकी। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्तनी। वर्तनी, ठीक। वर्तनी है क्या? किसी शब्द के भाव का प्रयोग करने के लिए या किसी शब्द में जो भाव आता है उसका प्रयोग करने के लिए उसमें जितने वर्ण या अक्षर आते हैं उनको उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। ठीक, ये होती है हमारी वर्तनी। तो हमारा क्या चला हुआ है, ये दंतस्य से चला हुआ है। ये इसके बारे में मैं आप लोगों को करा चुकी। ठीक, इसके बारे में कुछ करा चुकी, कुछ मैं आप लोगों को आज कराऊंगी। तो कल मैंने आप लोगों को क्या कराया था? कल कराया था मैंने आपको कि से के बाद कै से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम ई का साउंड करते हैं। जैसे स्कूटर, तो क्या बोलेंगे? इसके बाद क्या हुआ है, कै, तो क्या बोलेंगे इसको? स्कूटर। स्कूटर नहीं, स्कूटर। ठीक, तो ये मैं आप लोगों को कल करा दिया था। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग? अब हम देखेंगे कि जो ये श है कहाँ ये स ही बोलेगा। चलिए देखिए भाई, यदि श के बाद ये रे ले वे, ठीक, श और खुद दंतस्य। ये यदि स के बाद ये आते हैं तो स को स ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए कैसे एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे ये देखो भाई, यहां पे देखो श के बाद क्या आया हुआ है, ये। यहां पर स के बाद क्या आया, ले। यानी कि स के बाद जब हमें ये मिलेंगे तो वहां स साउंड करेगा स की। लेकिन जब स के बाद हमें कैसे लेकर मैं तक मिले तो फिर साउंड क्या होगी, इससे पहले साउंड होगी फिर ई की। ठीक, लेकिन यहां पर ये आए है, ये रे ले वे, इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। ये ले रे वे, एक है रह गया हमारा श। ये होता है ना, ये 4 तो होते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन। ये 4 होते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन और ये 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अगर स के बाद अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन आते हैं तो वहां हम स का श ही साउंड करेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, इसी तरीके से नोट करके रखो भाई। दंतस्य स हमारा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड कि कहाँ इसमें ई लगता है और कहाँ इसमें। एक चीज और देखो आप, जैसे एक तो ये ऊ हुआ, एक ये हुआ। इसकी मात्रा कौन सी होती है, इसकी मात्रा ये होती है और इसकी मात्रा ये होती है। ठीक, ये होती है ना। अब
जब एक आपने रे इस तरीके से बना हुआ देखा होगा, एक रे आपने देखा होगा इस तरीके से बना हुआ, देखा होगा ना। तो जो ये हमारा ऊ है, ये ऊ कौन सा है? ये छोटा ऊ है। छोटे ऊ की मात्रा किधर को होती है? इधर को होती है। बड़े ऊ की मात्रा इधर को होती है। लेकिन जब रे के पीछे ऐसे गोल घुंडी बनकर दिखे हमें, तो वो होता है बड़ा ऊ। अगर हमें रे के बाद ये घुंडी ना दिखकर ऐसे ही दिखे तो क्या होता है? वो होता है छोटा ऊ। ध्यान रखना है इस चीज को। जहां पर ये घुंडी बनकर मिले वो होगा हमारा बड़ा ऊ, और जहां पर ये घुंडी ना मिले वो होगा छोटा ऊ। इसको बोलेंगे रू, इसको बोलेंगे रू। ठीक है, एक ये पॉइंट था। अब इससे आगे चलिए। अब लेते हैं हम लोग यानी कि श के बाद। देखिए भाई, इसमें समझ लो बस आप लोग, स के बाद जब वह होता है ना, स के बाद जब वह होता है, पहले मैं आप लोगों के सामने लिख दूं। देखिए भाई, ये इसमें बोल रहा है कि जब स के बाद वह होता है तो वहां हमें साउंड प्रतीत होती है ऊ की, जबकि वहां ऊ नहीं होता और ना ही वहां ऊ की साउंड होती है। बोल के देखो, इसको बोल के देखना एक बार। स्वभाव, स्वभाव नहीं हो रही है ना, लेकिन बोलते कैसे हैं इसको बहुत से बच्चे? शुभाव, सुभाव। तो ऊ की मात्रा जानबूझ के घुसेड़ रहे हैं ना, शुभाव या फिर स्वभाव, स्वभाव। तो वो स्वभाव नहीं होता, क्या होता है? स्वभाव। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, जैसे स्वर्ग, बोलना इसको स्वर्ग, 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 स्वर्ग। ठीक, तो प्रतीत तो इसमें ये होता है कि जैसे ऊ की साउंड होती है इसमें, लेकिन यहाँ ऊ की साउंड नहीं होती, केवल प्रतीत होता है। बोल के देखो, अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? ये स्वर्ग। अगर ऊ की साउंड लेके आ रहा है बोलने, अगर कोई इसकी उच्चारण ठीक नहीं कर रहा है तो वो कैसे करेगा? स्वर्ग, स्वर्ग। नहीं है ना उच्चारण सही, स्वर्ग उच्चारण सही है। ठीक, तो इस तरीके से अगर स के बाद वे आ जाता है तो वहां प्रतीत होता है कि जैसे स पर ऊ लगा हुआ है, लेकिन वहां स पर ऊ नहीं लगा हुआ होता। ठीक, और हम ना ही यहाँ ऊ लगाकर इसका उच्चारण करेंगे। अगर हम ऊ लगाकर इसका उच्चारण करेंगे तो वो उच्चारण गलत होगा। हो गया? चलिए भाई, अब इसके बाद आता है एक तो ये वाला डे और एक आता है ये वाला डे। अब ये भी सोचने की बात है कि भाई कहां तो ये बिना बिंदी वाला आएगा और कहां बिंदी वाला आएगा। चलिए देखते हैं। जो हमारा बिना बिंदी वाला होता है ये शब्द के बीच में, यहीं लिख दूं, शब्द के बीच में। ओहो, उल्टा लिखा गया। ये आएगा पहले, ये आएगा बाद में। बस यही चीज आप याद रखो, इससे एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको, पहले और बाद में। यानी कि जो ये वाला डे है ये मिलेगा हमको शब्द में बिल्कुल शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में। और जो यहां बिंदी है डे पर, ये शब्द का पहला अक्षर छोड़कर हमें बाद में मिलेगा। बाद का मतलब बीच में भी मिल सकता है। ठीक, ये बिना बिंदी वाला डे कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमें पहले, शब्द का जो पहला वर्ण होगा वहां मिलेगा ये वाला डे। और पहले वर्ण को छोड़कर उसके बाद कितने भी वर्ण आ जाए, उन वर्णों में अगर कहीं डे आता है तो ये वाला डे आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखो आप, जैसे इस वाले का एग्जाम्पल देखो यहां पे, डमरू। ठीक, यहां पे देखो सड़क। जो डमरू का पहला वर्ण है वो क्या है? बिना बिंदी वाला डे है। और जो सड़क यानी कि पहले वर्ण को छोड़कर उसके बाद ये जो डे आएगा वो ये बिंदी वाला डे आएगा। इस तरीके से याद रखेंगे। आया समझ में?
अब एक होता है हमारा ये ढ और ये ढ, बिंदी वाला ढ, दोनों की सेम कहानी है, सेम, पहले बाद में। अगर कोई शब्द ड से स्टार्ट होता है तो ये वाला ड लेंगे। अगर किसी शब्द में पहले वर्ण को छोड़कर कहीं ड आता है तो वहां ये बिंदी वाला ढ लेंगे। ठीक, चलिए अब इसका भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे यहां पे लिख दूं मैं ढोलक, भाई एक जैसे ले दिन के तो डमरू बजाई ढोलक बजाई। और इसका लेते हैं जैसे पढ़ना। ठीक, आज शायद आप लोगों को आज पता चला होगा ये कि कहां तो बिंदी वाला ढ आता है और कहां बिना बिंदी वाला ड आता है। ठीक, शब्द के शुरू में तो आएगा बिना बिंदी वाला और शब्द के पहले वर्ण को छोड़कर बाद में आता है क्या, बिंदी वाला। इसी तरीके से इसमें ये बिल्कुल इसी तरीके से नोट करके लिख लो। ठीक, इसी तरीके से देखते ही आपको याद आ जाएगा। पहले यानी कि अगर पहला वर्ण होगा तो ये आएगा, अगर बाद में होगा तो ये वाले आएंगे। इसी तरीके से नोट करके लिख लो, सेम। ठीक, चलिए अब इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक होता है हमारा अनुस्वार और चंद्र बिंदु। अनुस्वार और चंद्र बिंदु। जो चंद्र बिंदु है वो तो होता है इस तरीके से, है ना, और जो ये अनुस्वार है ये होता है इस तरीके से। इस तरीके से बिंदी होती है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे अनुस्वार। चलिए भाई देखते हैं अनुस्वार है क्या। देखिए भाई, जो ये अनुस्वार है इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों में की मात्रा के लिए किया जाता है। ठीक है, की मात्रा के लिए किया जाता है और पंचमाक्षर और पंचमाक्षर के लिए। ठीक है, और कहाँ होता है इसका प्रयोग, जो ये अनुस्वार है इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर होता है। शिरोरेखा के ऊपर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखो। जैसे संयम, जैसे संयम हो गया, हंस हो गया, और खुद संस्कृत भी इसका ही एग्जाम्पल है। किसका, अनुस्वार का। इस तरीके से जहां भी शब्द में हमें ये बिंदी मिलेगी वो क्या होगा, वो होगा अनुस्वार। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, यहाँ का इसने पंचमा अक्षर के लिए क्या बोला, पंचमा अक्षर के लिए। ये पंचमा अक्षर क्या होता है,
जैसे ये पंचमा अक्षर इस तरीके से। ये जो पंचमा अक्षर होता है, हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो पंचमा अक्षर, ये कैसे बदले जाते हैं ये मैं आप लोगों को पहले वीडियो में करा चुकी, ठीक। और इसके लिए, केवल इसके लिए ही, अनुस्वार के लिए कि पंचमा अक्षर में ये कैसे लगते हैं, इसके लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो दूंगी पूरा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अब कराऊं वो कंप्लीट भी नहीं होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए केवल पंचमा अक्षर के लिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो केवल पंचमा अक्षर के लिए होगी, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही नोट करो अनुस्वार के लिए, ठीक है। ये कैसे चेंज होंगे मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे पंचमा अक्षर में ये चेंज होते हैं। चलिए, ये था हमारा अनुस्वार। अब अनुस्वार के बाद लेंगे चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, चलिए भाई चंद्र बिंदु के बारे में देखते हैं। देखो, जो ये अनुस्वार था, अनुस्वार प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में। जो ये हमारी ए पर मात्रा होती है, ये बिंदी, ये प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में, ठीक। क्या? अनुस्वार। लेकिन जब चंद्र बिंदु होता है, इस मात्रा के लिए ये चंद्र बिंदु प्रयोग होता है हिंदी में, और हिंदी में ये चंद्र बिंदु आ जाता है इस रूप में, ठीक। तो आप लोगों को इसमें क्या लिखना है, ये ऐसे लिखो आप, यह है हिंदी भाषा में ए के ऊपर ये बिंदी लगाकर की मात्रा के लिए प्रयोग होता है, उसके लिए ये लिखकर ऐसे गोल कर दो, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लो, आप एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे। और जो हमारा ये चंद्र बिंदु है, ये चंद्र बिंदु भी हमारा कहाँ, शिरोरेखा के ऊपर ही प्रयोग होगा। और क्या याद रखने की बात है इसमें, शिरोरेखा के ऊपर प्रयोग होगा, और क्रियाओं में भी हमेशा क्या होता है, चंद्र बिंदु ही प्रयोग होता है। क्रियाओं में देखो कैसे प्रयोग होता है, जैसे मैं लिख दूं हंसना, लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अनुस्वार बिंदी लगाकर हंसना, बताना कौन सी वर्तनी सही है, ये है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रियाओं में क्या आता है, क्रियाओं में हमेशा चंद्र बिंदु आता है, ठीक। और एग्जाम्पल देख लो इसके, आंख, ठीक। जैसे कहाँ, इस तरीके से ये चंद्र बिंदु प्रयोग होते हैं, ठीक। तो अनुस्वार कहाँ प्रयोग होता है, अनुस्वार प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में। और कहाँ, अनुस्वार संस्कृत भाषा में और पंचमा अक्षर के लिए प्रयोग होता है। जो हमारा चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु कहाँ प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु हिंदी भाषा में इस मात्रा के लिए प्रयोग होता है। किस रूप में, इस रूप में। ये भी हमेशा शिरोरेखा के ऊपर ही लगता है। ये चंद्र बिंदु क्रियाओं में भी प्रयोग होता है। जितनी भी क्रियाएं आएंगी, अगर वहां ये वाली मात्रा आनी है तो वहां किस रूप में प्रयोग होगा, वहां ये चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे अनुस्वार और चंद्र बिंदु। इसके बाद जो मैं आप लोगों को कराऊंगी, जो अनुस्वार में मैंने बताया आप लोगों को कि ये पंचमा अक्षर के लिए प्रयोग होता है, यानी कि जहां आपका हर वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो आता है, उसकी जगह हम अनुस्वार को भी लगा देते हैं, इस अंक की बिंदी को, ठीक। तो इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो केवल पंचमा अक्षर पर ही होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।